सो 2026 के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं और वीज़ा भी आने स्टार्ट हो चुके हैं इस इनटेक के लिए। और इस इनटेक में मैंने काफ़ी सारे चेंजेस दिखे हैं, एम्बेसी के नए रूल्स आए हैं, एडमिशन के क्राइटेरियाज काफ़ी बदलते हुए दिखे हैं और चीमिया में काफ़ी इशू आया है। तो बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट इनटेक जो 2027 का होने वाला उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं क्योंकि हम लोगों ने 400 एडमिशंस अभी इस ईयर लेकर आया है, वीज़ा के एप्लीकेशंस ऑनगोइंग है, स्कॉलरशिप्स अप्लाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और हम क्या बहुत ज़्यादा नंबर्स में करते हैं तो उस वजह से हर एक यूनिवर्सिटी का भी चीज़ें पता रहती हैं। और सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें एक्चुअली गाइस, आज मैं पूरी दिल की बात बिल्कुल 5-6 मिनट में बता दूंगा आपको। सबसे पहले एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा, ये तीनों के लिए एलिजिबल हो या नहीं वो आपको पहले ही पता चल जाए ताकि आप किसी को कंसल्टेंसी या किसी एजेंसी को हायर करो तो आपके 1.5-2 लाख रुपए कहीं ना कहीं बच जाए। सबसे पहले अगर एडमिशन की बात करूँ ना, तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो टॉप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हो तो आपके मिनिमम 70% होने चाहिए। ये रूल ऑफ थंब है। हमने जितने भी एडमिशन्स किए 70% से नीचे बोलोनिया, सेपिएंजा, पॉलीमी, पाडोआ, इन यूनिवर्सिटीज में नहीं एडमिशन देखा है क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज और इसमें नहीं है 70 से नीचे। तो परसेंटेज वाइज 70 इज रिक्वायर्ड। हमने कहां पर एडमिशन 62 पे भी देखा, 63 पे भी देखा, बट इन द मिडिल रैंक यूनिवर्सिटीज या फिर लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में। एक ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, आइल्स भी जो है गाइस वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अब रिक्वायर्ड होने लगी, पहले ऐसा नहीं होता था। आइल्स के बैंड इतने मैटर नहीं करते बट आइल्स इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप 6 बैंड अगर लेकर आ जाते हो तो वो सफिशिएंट होता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज वो है कि रिलेवेंसी होनी चाहिए आपके कोर्स की। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपने बैचलर्स में किया है नहीं, या फिर ये वो आपने 12th में किया नहीं, वो रिलेवेंट है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। टॉप यूनिवर्सिटीज में सिर्फ ये 3 चीज देखी जाती है। सीवी आप बना सकते हो, एसओपीज आप कॉपी पेस्ट या कहीं से भी चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हो, बट ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 चीजें तो इसमें से आपकी काबिलियत शो करती है, जो कि आपका ग्रेड्स हो गए और आपके आइल्स का स्कोर हो गया। क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यूज ना के बराबर होते हैं तो यही चीजें मायने रखती है। अगर नहीं है तो टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट करने से कोई मतलब नहीं है, आपकी एप्लीकेशन फीस कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगी। ये रहा एडमिशन का मतलब, एक्चुअली में आज मैंने आपको सच्चाई बताई है। दूसरा, हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप के लिए यार आपकी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 8,000 यूरोज पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है, अब उसके लिए आपकी फैमिली इनकम जो है 25,000 यूरोज से कम होनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ और आईएनआर में इसको कहीं तो कहीं कि 26-27 लाख रुपए से पर ईयर कम होनी चाहिए। अब इसमें भी ब्रैकेट्स होते हैं। इसमें अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपीज पर ईयर से कम है फैमिली इनकम, तो आपको और ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। उससे और कम है तो और ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो द लेसर द इनकम द मोर आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप। और उसके लिए भी जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। आपका इनकम डॉक्यूमेंट, फैमिली इनकम वाला, आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और आपका बैंक का सर्टिफिकेट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होते थे। प्रिपेयर कर पाओ और आप जस्टिफाई कर पाओ कि यार आपकी फैमिली इनकम कहीं ना कहीं 25 लाख रुपीज पर ईयर से कम है, तो ही ये फ्री एजुकेशन का जो फंडा है इटली के अंदर वो आपके लिए फिजिबल है। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप की वजह से आपकी ट्यूशन फीस जो 1-2 लाख रुपए की होती है यहाँ पर वो वेव ऑफ हो जाती है और साथ ही साथ आपको अपना रहने खाने के लिए, खर्चे के लिए भी पैसा मिलता है। कुछ करीबन हर महीने आप मान के चलिए 700-800 यूरो के आसपास। ना अच्छी बात यह कि यहाँ पर देखो स्कॉलरशिप के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में आपके ग्रेड्स मायने नहीं रखते हैं, आपके परसेंटेज कम भी होंगे तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये चीजें अच्छी है बट क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है आपका वीजा। जो वीजा के बारे में आपको पहले से कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली चीज तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास, क्योंकि पहले पैसा कम लगा करता था 7 लाख रुपए, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख रुपीज हो चुका है। तो आपके पास 12 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 11 लाख कह सकते हैं लेकिन 12 लाख में कहूंगा अपने शब्दों में, 12 लाख रुपीज की फंडिंग आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए, उसके सोर्सेस अरेंज होने चाहिए। क्योंकि आप तो हो सकता है कि अभी इस वीडियो को देख के या फिर आप दूसरे वीडियोस को देखकर ऐसा लगता हो कि एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते, सब चीजें कर देते, बट एट द एंड जब आपका एडमिशन आ जाएगा, जब आपका वीजा का टाइम आएगा और वीजा के टाइम पर अगर फंडिंग नहीं अरेंज हुई तो उस केस में क्या होगा कि आप बहुत सारा पैसा लूज कर चुके होंगे अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अपने एफर्ट्स लूज कर दोगे इतने समय के जो मेहनत कर रहे हो। क्योंकि 1 साल का प्रोसेस है। आज से अगर वीडियो देख रहे हो आप समझिए सितंबर अक्टूबर से इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आपके पास फंडिंग सोर्स क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो फंडिंग सोर्स क्लियर करो। क्या आप एजुकेशन लोन लेने वाले हो? क्या आपको आपके फैमिली या आपके रिलेटिव को स्पॉन्सर करने वाले हैं?
क्या आपके पास कोई एफडी या फिर आपके पास कोई सेविंग्स है उससे मैनेज करने वाले हो, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आप आपकी बैंक से पता लगा सकते हैं कि अगर आपके पापा की प्रोफाइल एलिजिबल है नहीं बैंक से एजुकेशन लोन लेने के लिए नहीं होगी, तो ये आप पहले भी पता कर सकते हैं बैंक में जाकर। ये हो गया। और 2 इयर्स का आईटीआर चाहिए होता है। आईटीआर तो हालांकि आप बाद में भी प्रिपेयर करा सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट इनटेक के लिए प्लान करते हो 2026 का आईटीआर अभी फाइल कर दो, फिर 27 का आईटीआर आप मार्च के बाद फाइल कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें, एक तो आपकी 12 लाख की फंडिंग चाहिए और दूसरा आपके पास 2 इयर्स का आईटीआर चाहिए, आपके स्पॉन्सर जो भी आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो ये है कहानी पूरी, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तीनों को अगर ओवरऑल कंबाइंड में देखें हम, तो एडमिशन के लिए 70% और आइल्स में अराउंड 6 बैंड्स, तो क्या ये अगर होगा तो टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, ये नहीं है तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, स्कॉलरशिप्स में आपकी इनकम अगर 25 लाख बोलते हैं, बट अगर आपकी 15 लाख से कम है तो आपके चांसेस टू गेट इनटू द रैंकिंग्स वो ऊपर हो जाते हैं। हालांकि 25 लाख के अंदर भी होगी तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, बट इतने के अंदर रहेगी तो वो बढ़िया रहेगा। और वो आईटीआर से जस्टिफाई होगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आईटीआर आपने 6 लाख का भरा है और 6 लाख की आपकी फैमिली इनकम दिखा रहे हो, वेल एंड गुड। थर्ड, आपका जो वीजा की फंडिंग के सोर्सेस है वो आपके पास में डे 1 से क्लियर होने चाहिए और आईटीआर आप फिल कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और एक और चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो वीज़ा के टाइम पर आपका इंटरव्यू होता है एंड इट डिपेंड्स कि वहाँ पर आप कैसा परफॉर्म करते हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है आज की तारीख में। देखिए, एकेडमिकली आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, फाइनेंशियली हो सकता है ऑफिसर्स आपसे इंप्रेस हो जाए, फंडिंग अगर अच्छी आपने दिखा दी हो, लेकिन एट द एंड प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी आपकी वीज़ा के टाइम पर, तो कहीं ना कहीं वहाँ बात बिगड़ सकती है। तो उसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उनको तो हम प्रिपेयर करके अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर है, तीनों चीज़ों के डोमेन मैंने बता दिया और उन 3 चीज़ों में ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप गुड टू गो हो टू अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीज़ा। और 12 लाख का जो फंड्स है वो ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं होता है, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। और 5 लाख रुपए के आसपास मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर लेकर आइएगा। एक सेफर साइड मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 2 लाख होना चाहिए और बेस्ट अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़, वो आप लेकर आइएगा जब तक कि आपके स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। तो यही था एक रिक्वायरमेंट वाला वीडियो। हालांकि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ, यही तीनों डोमेन्स में, एडमिशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है, स्कॉलरशिप में क्या प्रॉब्लम्स आती है और वीज़ा में क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे और आपको शायद उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।